आज की क्लास में हम लोग गति को आगे बढ़ा रहे हैं, पढ़ेंगे न्यूटन का गति नियम। अच्छा, न्यूटन के गति नियम में सबसे पहला जो पॉइंट होता है, इसमें समझना होता है कि न्यूटन कई गति दिए थे। गति के कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे। अब 3 नियम में पहला नियम में वह बताए कि गति क्या होता है। पहला नियम में बताए कि गति क्या है, और दूसरा नियम में बताए थे कि गति का मान कितना होता है, गति का मान कितना होता है। और तीसरा नियम में बताए थे कि गति का क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब न्यूटन साहब गति के 3 नियम दिए, तीनों के निष्कर्ष को हम लोग देखते हैं कि आखिर कभी कभी कुछ लोग कह देता है क्या कि 3 नियम कहला दिए, और ज़्यादा नियम भी देते, या 3 नियम ना दे करके 1 ही नियम देते। 3 नियम देने का कारण क्या? 3 नियम में 3 बातें बताए। पहला नियम में बताए कि गति क्या होती है, और उसके बाद दूसरे नियम में बताए कि गति का मान कितना होता है, और तीसरे नियम में बताए कि गति का क्या प्रभाव पड़ता है। तो 3 बातों को 3 नियम में बताए। पहला बात है कि गति क्या है, तो गति को पहचानने के लिए सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा क्या चीज? जड़त्व जानना पड़ेगा। जड़त्व समझ गए, समझिए कि गति क्या है, इस चीज को देख लिए। न्यूटन के पहला गति नियम क्या है उसको हम लोग देख लिए। केवल एक वर्ड से पकड़ लेंगे, जड़त्व से। जड़त्व क्या होती है आपको पहले से भी पता है, 9th में भी पढ़े होंगे। जड़त्व क्या होता है? तो जड़त्व किसी भी वस्तु को उसकी अवस्था बनाए रखने का एक गुण होता है। किसी भी वस्तु में उसकी अवस्था को बनाए रखने का एक गुण होता है। कौन चीज? जड़त्व। जड़त्व के कारण ही कोई वस्तु अपनी अवस्था को बनाए रखती है। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह अपनी विराम की अवस्था को बनाए रखेगी। यदि कोई वस्तु गति में है तो वह अपनी गति की अवस्था को बनाए रखेगी, वह रुकेगी नहीं। गति में है तो चलते रहेगी, यदि रुकी हुई है तो रुकी हुई ही रहेगी, वह चल नहीं पाएगी। तो वस्तु अपने अवस्था को बनाए जो रखती है जिस गुण के कारण, वह गुण ही क्या कहलाता है? जड़त्व। हम लोग देहाती भाषा में समझ सकते हैं जड़त्व को आलस के रूप में। जड़त्व क्या है? तो आलस है। आलस के कारण क्या होता है? आलसी व्यक्ति के बारे में जानते होंगे कि आलसी व्यक्ति जिस अवस्था में रहता है वह अपनी अवस्था को बनाए रहता है। यदि कहीं बैठा हुआ है व्यक्ति आलसी है, उसे चलने के लिए कहेंगे चल नहीं पाएगा। कोई चल रहा है और आलसी है, उसे रुकने के लिए कहेंगे तो वह रुक नहीं पाएगा। तो हम लोग जड़त्व को आलस से तुलना करके समझ सकते हैं। समझने के लिए आपको बता दिए कि जड़त्व एक प्रकार का आलस है, या जिस अवस्था में रहेगा उसी अवस्था को कायम रखेगा। अब इसी जड़त्व को न्यूटन साहब ने अच्छी तरह से तोड़ करके बताए, तो वह बात उनका गति का पहला नियम कहला गया। जड़त्व के कारण बहुत सारी घटनाएं होती है, उस घटना को भी हम लोग समझ लेंगे। वह सब घटना जड़त्व के कारण, और वह सभी घटना उदाहरण हो जाएगा न्यूटन के पहला गति नियम का। देखिए, जड़त्व को हम बताए क्या कि जड़त्व एक प्रकार का गुण होता है वस्तु की अवस्था को कायम रखने के लिए। यदि कोई व्यक्ति गाड़ी में बैठा हुआ है तो उसके पास जड़त्व होगा। जड़त्व के कारण वह अपनी अवस्था को बनाए रहेगा, स्थिर अवस्था में बैठे हुए रहेगा। बैठी हुई अवस्था में गाड़ी अचानक चल पड़ेगी, तो जड़त्व के कारण उस व्यक्ति का आधा शरीर जो होगा, जो गाड़ी के संपर्क में होगा, वह गति में आ जाएगा, और आधा शरीर के ऊपर का जो हिस्सा होगा वह विराम अवस्था में ही रहेगा। तो वहाँ से क्या उत्पन्न होगा कि वह जो पार्ट, बॉडी का जो पार्ट गति में आ जाएगा वह चल पड़ेगा, लेकिन जो पार्ट विराम अवस्था में रहेगा वह जैसे के तैसे रहेगा। यही कारण क्या होता है कि नीचे का पार्ट जो होता है शरीर का वह चल देता है, और ऊपर का पार्ट जैसे के तैसे रहता है। तो अब शरीर क्या होता है? पीछे की तरफ झुक जाता है।
तो गाड़ी में बैठा यात्री गाड़ी के अचानक चल पड़ने पर वह पीछे की तरफ झुक जाता है, वहाँ भी एक कारण है। वह कारण क्या है? जड़त्व का। अब यहीं से समझेंगे हम लोग कि जड़त्व दो प्रकार के होता है। एक जड़त्व होता है गति का जड़त्व और दूसरे जड़त्व को कहते हैं विराम का जड़त्व। अब गति के जड़त्व, गति में भी जड़त्व होगा और विराम में भी जड़त्व होगा। विराम जड़त्व के कारण वस्तु व्यक्ति अपनी अवस्था को विराम अवस्था में रखेगी। गति जड़त्व के कारण कोई पिंड हो, वस्तु हो, व्यक्ति हो, अपने बॉडी को, अपनी अवस्था को गति में रखेगी। दोनों जड़त्व होता है। अब कोई गति जड़त्व से गतिशील है और उसे अचानक ब्रेक लगा दिया जाए तो उसमें हो जाएगा विराम जड़त्व उत्पन्न। अब विराम जड़त्व उत्पन्न होगा तो उस स्थिति में क्या होगा? शरीर का ऊपर का भाग आगे की तरफ झुकेगा। कि जैसे कि रेलगाड़ी है या कोई भी गाड़ी है, उसमें बैठा व्यक्ति जब चलता है, गाड़ी जब चल रही है तो उस समय उसमें कौन सा जड़त्व रहता है? गति का जड़त्व। कौन सा जड़त्व रहेगा? गति का जड़त्व। अब गाड़ी अचानक ब्रेक लेगी तो गाड़ी के ब्रेक लेने से उसमें कौन सा जड़त्व उत्पन्न होगा? विराम का जड़त्व। विराम का जड़त्व उत्पन्न हो गया गाड़ी में, लेकिन व्यक्ति कौन से जड़त्व में है? गति के जड़त्व में। अब उस स्थिति में शरीर चाहेगा कि आपको हम पहले ही बताएं कि जड़त्व के कारण शरीर अपनी अवस्था को बनाए रहेगा। जब गाड़ी जिस समय चलती है उस समय तो शरीर भी गति में है, तो गति में है तो गति का जड़त्व शरीर में है, यह गति में है। जैसे ही गाड़ी ब्रेक लेगी उत्पन्न होगा विराम का जड़त्व। अब विराम के जड़त्व उत्पन्न हुआ, बॉडी क्या है? शरीर क्या है? गति के जड़त्व में। उस स्थिति में नीचे का भाग, शरीर के नीचे का भाग विराम जड़त्व में आ जाएगा और ऊपर का भाग कहेगा कि नहीं, हम नहीं रुकेंगे, हम अपनी अवस्था को बनाए रखेंगे। यही कारण है कि क्या होता है? वो आगे की तरफ झुकता है। यात्रा करते समय आप देखे होंगे गाड़ी में जब कोई व्यक्ति सीट पर नहीं खड़ा होकर के यात्रा करता है तो हमेशा कोशिश करता है कि कोई पकड़ने वाला कुछ हो जाए। पकड़ने वाला रहेगा तो अपने शरीर को कभी भी संतुलित अवस्था में रख सकते हैं, और नहीं गाड़ी अचानक ब्रेक लेगा तो न्यूटन का पहला गति नियम काम करेगा, वह किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर पर जा करके गिरेगा या कहीं आगे टकरा करके हेड उड में चोट लगा लेगा, फोड़ लेगा। तो जड़त्व दो प्रकार के समझे, गति का जड़त्व और विराम के जड़त्व। गति के जड़त्व के कारण अवस्था गति में होती है और विराम जड़त्व के कारण अवस्था विराम में होती है। अब एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दोनों जड़त्व समझ गए। गाड़ी के अचानक चल पड़ने पर शरीर का भाग पीछे की ओर झुकता है और गाड़ी के अचानक ब्रेक लेने पर शरीर का भाग आगे की ओर झुकता है। कारण क्या है? जड़त्व। कारण क्या है? जड़त्व। जड़त्व के दूसरा उदाहरण में कभी कभी देखते होंगे कि रेलगाड़ी चल पड़ी और उस गाड़ी को पकड़ना है। आदमी नीचे है, गाड़ी पर चढ़ा नहीं, चढ़ने की कोशिश कर रहा है, तब तक गाड़ी खुल गई, गाड़ी आगे बढ़ गई। 10 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से गाड़ी चल रही है तो उसमें यदि कोई व्यक्ति चढ़ना चाहे, देख रहा है कि ई गेट पार कर गया, दूसरा गेट आएगा, लोहा पकड़ लेंगे, चढ़ जाएंगे, एकदम नहीं चढ़ पाएगा। वो कहाँ जाएगा? गाड़ी के चक्का के पास नीचे चला जाएगा। कारण क्या है? व्यक्ति खड़ा होकर के इंतजार कर रहा है, तो व्यक्ति में है विराम का जड़त्व। गाड़ी गति में है तो गाड़ी में हो गया गति का जड़त्व। वह उस अवस्था में गाड़ी के नीचे जा करके गिरेगा। वह कब चढ़ पाएगा? जब जितना के गति में गाड़ी है उतने के गति में अपने बॉडी को रखेगा। वह पहले दौड़ेगा गाड़ी के साथ साथ, दौड़ते दौड़ते जब एक समान गाड़ी के गति के बराबर अपना गति आ गया, गाड़ी में भी गति का जड़त्व हो था और अपने बॉडी में भी गति का जड़त्व आ गया, उसके बाद वह इंतजार करेगा कि कौन से गेट के लोहा को पकड़े, कि लोहा को पकड़ने के बाद वह आराम से क्या करेगा? गाड़ी में चढ़ जाएगा। जब दोनों का जड़त्व एक समान होगा तब वह पकड़ेगा तो आसानी से गाड़ी में उठेगा। नहीं तो क्या होगा? गाड़ी है गति के जड़त्व में और खड़ा व्यक्ति विराम के जड़त्व में, वह नहीं चढ़ पाएगा, वह गिरेगा और गाड़ी के नीचे जाएगा। दूसरा स्थिति, चलती हुई रेलगाड़ी से कभी कभी लोग उतर जाता है तो उस समय उसका शरीर क्या है? गति के जड़त्व में है, गति के जड़त्व में है। अब वो चाहेगा कि गाड़ी चल रही है, उतर के हम यहाँ पर खड़ा होकर के विराम अवस्था में आ जाए, विराम के जड़त्व में। उस स्थिति में जाएगा गाड़ी के नीचे।
उस स्थिति में भी गाड़ी जितना गति में है अपने बॉडी को उससे उतरने के बाद उतना गति में रखना पड़ेगा, उतना ही जरूरत में रखना पड़ेगा और धीरे धीरे अपने गति को तोड़ेगा। तोड़ते तोड़ते एक समय आएगा कि वह छोड़ देगा, तब उस स्थिति में वह नहीं गिरेगा। अचानक गाड़ी पर से कूदना भी जरूरत के कारण वह नीचे जाता है, या चलती हुई गाड़ी में अचानक चाहेगा झटका से पकड़ के उसमें चढ़ जाए, वह भी नुकसान होगा। यहाँ पर दो जड़त्व आप पहचाने, कौन कौन से? गति का जड़त्व और विराम के जड़त्व। और इसी जड़त्व को न्यूटन साहब ने गति के पहले नियम में बताए, तो यह हो गया न्यूटन का पहला गति नियम। इस जड़त्व को उन्होंने कैसे बताया? न्यूटन साहब ने इसे परिभाषित कैसे किए कि गति क्या है? उन्होंने बताया कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, या एक समान वेग से गति में है तो वह उसी वेग से गति में ही रहेगी, तब तक रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। जब तक कि उसे कोई बाहरी बल द्वारा रोका नहीं जाए तब तक वह क्या चीज़ अवस्था में रहेगी? गति की अवस्था में ही रहेगी। जब तक कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल लगा करके धक्का न दिया जाए। कोई बाहरी बल लगा करके धक्का दे दिया जाए तो वह गति में आ जाएगी। तो वह अपनी अवस्था को बनाए रखती है, प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था को बनाए रखती है, तब तक बनाए रखती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल काम न करे। तो यही नियम कहलाया न्यूटन का पहला गति नियम। लेकिन इसको हम लोग समझे कहाँ से कि ऐसी घटनाएं कहाँ से होती है और किसके कारण होती है? तो वह जड़त्व के कारण होती है। अपनी अवस्था बनाए रखने की जो गुण है, जो प्रवृत्ति है, यह किसके कारण होता है? जड़त्व के कारण होता है। तो अभी हम लोग दो बातें जाने, एक न्यूटन का पहला गति नियम और एक बात जाने क्या कि जड़त्व क्या होती है। जड़त्व से आप क्या समझते हैं? जड़त्व के कारण कौन कौन सी घटनाएं हो सकती है। तो इतना में हम लोग जड़त्व को भी देख लिए और न्यूटन के पहला गति नियम को भी देख लिए। अब देखना है क्या न्यूटन का दूसरा गति नियम। न्यूटन के दूसरा गति नियम से क्या चीज़ का पता चलता है? गति के मान का पता चलता है। अब गति के मान का पता कैसे चलेगा? तो देखिए, पहला गति को न्यूटन साहब कैसे समझाए? जड़त्व को लेकर के। और दूसरा गति को कैसे समझाया? उन्होंने एक और शब्द के प्रयोग किए, वह शब्द क्या था? संवेग। देखिए, दूसरे शब्द में प्रयोग किए क्या चीज का? दूसरे शब्द के रूप में प्रयोग किए संवेग का। संवेग से उन्होंने गति के मान को प्राप्त कर लिए और दूसरे गति नियम को बता दिए केवल किससे? संवेग से। जिस तरह से हम लोग अभी जड़त्व को समझे थे कि जड़त्व क्या था, जड़त्व के कारण कौन कौन सी घटनाएं होती है, उसी तरह से अब हम लोग समझेंगे क्या? संवेग को। अब संवेग समझिए। जड़त्व को हम बताए आपको, जड़त्व को बताए समझाने के लिए अपनी भाषा में एक और शब्द उसके जगह पर लाए थे, कौन सा? आलस। जड़त्व को अच्छा से समझने के लिए एक देहाती भाषा का शब्द के प्रयोग किए, आलस का। सब लोग को अच्छा से समझ में आ गया। अब दूसरा बात है क्या? संवेग। अब संवेग को अच्छा से समझाने के लिए एक और देहाती भाषा का प्रयोग करते हैं, क्या चीज़? चोट। संवेग का मतलब क्या होता है? चोट। चोट तो आप समझ गए होंगे, पिटाई लगता है तो चोट लगता है कि नहीं? चोट लगता है ना, वही चोट क्या है? संवेग है। अब समझिए कैसे। खूब बढ़िया से आपको पढ़ा दिया जाए, कल होकर के क्वेश्चन पूछा जाए और आप कल होकर के जवाब नहीं दे तो चोट तो लगेगा ही। चोट लगेगा कि नहीं? हम कभी कभी आपको कहते रहते हैं, कोई भी नई चीज़ पढ़ाते हैं तो कहते हैं कि कल पूरी अच्छी तरह से तैयारी करके आना है, अन्यथा उपहार में कल संवेग मिलेगा। उपहार में संवेग मिलेगा। तो सब लोग को खुशी महसूस होता है कि अच्छी बात है, संवेग मिलेगा, कल उपहार में कुछ मिलेगा। उपहार में संवेग मिलेगा, संवेग का मतलब चोट मिलेगा। अब कल की क्लास शुरू हो गई, आप लोग आ गए क्लास करने के लिए। कल की क्लास शुरू हुई, आप लोग क्लास करने भी आ गए। पूछा गया क्वेश्चन, पता चला कि घर के बगल में शादी था, भोज में बिजी थे, याद नहीं कर पाए। तो आपको जो प्रॉमिस किया गया कि उपहार मिलेगा तो मिलना तय है,
अब आप लोग उपहार लेने के इंतजार में है, लेकिन आप देख रहे हैं कि उपहार के लिए जो सामने हाथ में आया है वह कैसा है। हमारे पास दो तरह के उपहार है, एक ज़्यादा कीमती और एक कम कीमती। तो आप लोग कौन सा उपहार लेना पसंद करेंगे, कम कीमती वाला कि ज़्यादा कीमत वाला? कम वाला उपहार लेकर के ज़्यादा खुश रहेंगे और ज़्यादा कीमती उपहार लेकर के कम खुश रहेंगे। देखिए कभी कभी लोग उपहार लेता है ज़्यादा उपहार वाला तो ज़्यादा खुशी मिलता है और कम उपहार वाला में कम खुशी। लेकिन अभी आप लोग क्या करेंगे, दो प्रकार के हमारे पास उपहार है, या दोनों में किसे लेकर के आप ज़्यादा खुश रहेंगे? कम कीमत वाला ना। देखिए यहीं से संवेग को बढ़िया से समझ लेंगे। संवेग समझिए, यहीं से आप उपहार लेने के लिए खुश है, देख रहे हैं कि ई वाला लेंगे कि ई वाला लेंगे। अब देखिए दोनों प्रकार के उपहार का प्रैक्टिकल कराते हैं। बुआ खड़ी हो जा। इससे उपहार जो मिलेगा ये ज़्यादा कीमत का है। खड़ी हो जाओ एक बार, एक उपहार ले लो। देखिए दो प्रकार के उपहार मिलेगा। एक उपहार मिला ऐसे, देखे ना उपहार मिला, क्या प्रतीत हुआ इस उपहार से? इस प्रकार के उपहार में यही प्रतीत हुआ कि हमने बहुत ही कम वेग के साथ इसके पास उपहार को पहुंचाया है। इसके पास बहुत ही कम वेग के साथ इस उपहार को पहुंचाए हैं। उपहार लेकर के, कीमती उपहार लेकर के भी खुश थी। क्यों? कि बहुत ही कम वेग के साथ उपहार इसके पास पहुंचा था। यही उपहार बहुत ही कम समय में और जल्दी इसके पास पहुंच जाए। देखिए समय कम लगा, उपहार झटका से लगा ना। उपहार मिला तगड़ा, जो उपहार जैसा चाहिए था वैसा मिला। तो दो प्रकार से अभी उपहार को हम प्रैक्टिकल किए, एक कम वेग से और एक ज़्यादा वेग से। दो रिजल्ट प्राप्त हुआ। कम वेग से गया, कम चोट लगा। कम वेग से गया, कम चोट लगा। ज़्यादा वेग से गया, ज़्यादा चोट लगेगा। तो सुन लीजिए, चोट लगना निर्भर करता है कथी पर? वेग पर। चोट लगना निर्भर करता है वेग पर। किस चीज़ पर निर्भर करेगा? वेग पर। वेग अधिक होने से चोट अधिक होगा, चोट का मान अधिक होगा। अब वेग कम होने से चोट का मान कम होगा। दूसरी बात देखिए, दूसरे उपहार को देखा रहे हैं। दूसरा उपहार ये बहुत कम कीमत का उपहार है, लेकिन आप लोग कम कीमत वाला लेने से ज़्यादा प्रसन्न रहेंगे। इस उपहार को हम वही बात यहाँ भी है, कम वेग से देंगे, हल्का सा लगेगा, के हल्का चोट लगेगा। इसी देखने में पतला है, कम दाम का है, लेकिन वेग बढ़ाएंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा चोट लगेगा। तो अब सुनिए, यहाँ से फिर भी वेग बढ़ाए तो फिर भी उतना चोट नहीं लगा जितना इससे चोट लगता। बहुत ताकत से, बहुत शक्ति से इससे मारे और उतना ही ताकत से इससे मारे, चोट किससे ज़्यादा लगेगा? ये वाला छड़ी से ज़्यादा चोट लगेगा, इससे ज़्यादा चोट लगेगा। क्यों? कि इसमें और इसमें दोनों में द्रव्यमान का अंतर है। इस दोनों स्टिक में क्या है? द्रव्यमान का अंतर है। ज़्यादा द्रव्यमान वाला स्टिक से ज़्यादा चोट लगेगा, कम द्रव्यमान वाला स्टिक से कम चोट लगेगा। क्लियर है? तो हम लोग का चोट निर्भर करता है दो राशियों पर। एक राशि क्या बताए आपको? वेग, और दूसरी राशि क्या बताए? द्रव्यमान। द्रव्यमान अधिक होने से चोट का मान अधिक होगा। द्रव्यमान अधिक होने से चोट का मान अधिक होगा। अच्छा, वेग अधिक होने से भी चोट का मान अधिक होगा। द्रव्यमान कम होगा तो चोट भी कम होगा, वेग कम होगा तो चोट भी कम होगा। तो अब सुनिए, चोट को हम लोग अब छोड़ देते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे संवेग। संवेग क्या होती है? संवेग दो राशियों पर निर्भर होती है, द्रव्यमान और वेग पर। किस चीज पर निर्भर करती है? द्रव्यमान और वेग पर। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल से ही प्राप्त होता है क्या चीज? संवेग। द्रव्यमान अगुणे वेग
तब प्राप्त होगा क्या चीज? संवेग। अब चोट को हटा दीजिए, अब हम लोग को पढ़ना है क्या चीज? संवेग। अब द्रव्यमान गुने वेग से प्राप्त हो गया संवेग। और संवेग को हम लोग सूचित करते हैं क्या चीज से? P से। संवेग को सूचित करते हैं P से। तब P बराबर क्या लिखेंगे? द्रव्यमान गुने वेग m v, m गुने v लिखेंगे। अब संवेग को जब जान लिए तो संवेग में परिवर्तन भी होते रहता है। संवेग में परिवर्तन कैसे होगा? अभी हम आपको बताएं कि संवेग का मान कैसे पता चलेगा? द्रव्यमान और वेग के गुणनफल से। कभी द्रव्यमान बढ़ेगा, कभी द्रव्यमान कमेगा, कभी वेग बढ़ेगा तो कभी वेग कमेगा। तो द्रव्यमान और वेग के वैल्यू में यदि कम बेसी होगा तो संवेग का मान ऑटोमेटिक कम बेसी होगा। तो संवेग में परिवर्तन होगा कि नहीं? अब हम लोग जानेंगे कि संवेग परिवर्तन की जो दर होता है ना, वह बल के समानुपाती होता है। इसी संवेग को न्यूटन साहब ने गति के मान पता करने के लिए गति के दूसरे नियम में बता दिए कि संवेग परिवर्तन की जो दर होती है वह लगाए गए बल के समानुपाती होती है। न्यूटन के गति का दूसरा नियम, संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। अर्थात बल बराबर होता है, बल समानुपाती हो जाएगा क्या चीज? संवेग में परिवर्तन। संवेग में परिवर्तन अब बटा के नीचे क्या हो जाएगा? समय। तो हम लोग क्या कहेंगे? संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है और उसकी दिशा बल के दिशा में होती है। यदि किसी वस्तु पर हम लोग बल लगाते हैं, किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन होगा और उस परिवर्तन की जो दिशा होगी वह लगाए गए बल के दिशा के अनुदिश होगी, मतलब लगाए गए बल के दिशा में ही होगी। अब यहाँ से कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि संवेग परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होता है? बल के समानुपाती होता है। या कभी कभी आपसे पूछेगा कि संवेग परिवर्तन किसके बराबर होता है? संवेग परिवर्तन किसके बराबर होता है? क्वेश्चन में एक एक शब्द का मतलब हो जाता है। देखिए, संवेग परिवर्तन की दर बल के बराबर या बल के समानुपाती होता है। अब आपसे कहे कि संवेग में परिवर्तन किसके बराबर होता है? तो बल गुने समय के बराबर होता है। इसको क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन अब बराबर हो जाएगा क्या? बल गुने समय। आप फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़े थे, उस समय आपको बताया गया था कि बल गुने समय बराबर होता है आवेग। बल गुने समय क्या हो जाता है? आवेग। तो कभी कभी आपको देगा कि संवेग में परिवर्तन किसके बराबर होता है? तो बल गुने समय के बराबर होता है। या बल गुने समय न देगा तो क्या देगा? आवेग देगा। किसके बराबर होगा? आवेग के बराबर होगा। समझ में आया? संवेग की घटना समझ में आया? संवेग क्या है? अब यह संवेग के कारण संवेग में क्या होता है? देखिए, संवेग परिवर्तन की दर को अच्छा से समझिए। इसी संवेग परिवर्तन के कारण ही आपको जब क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को कैच पकड़ता है तो वह अपने हाथ को पीछे की तरफ खींचता है। कारण क्या होता है? सब लोग जानता है कि पीछे खींचने से चोट नहीं लगता है। अच्छा, चोट क्यों नहीं लगेगा? कारण क्या है? क्या कारण है? हाँ, उसमें समय बढ़ जाता है। समय जब बढ़ेगा तब बल का मान कमेगा। समय अधिक होने से बल का मान कमता है और समय कम होने से बल का मान बढ़ता है। यहाँ से समझिए, बल बराबर संवेग बटा समय है। आपको हम कभी ऐसा मैथ में सिखाए हैं? x बराबर 20 बटा 2, x बराबर 20 बटा 2, 2x बराबर 20, तो x बराबर 20 बटा 2 समझाए हैं। अब इसको 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 10। x का मान कितना आया? 10। अभी हम इस समय को बढ़ा करके 2 से कर देते हैं 4। अब हम कर दिए 4x बराबर 20, 4x बराबर 20।
x बराबर हो जाएगा क्या 20/4। देखिए तो समय बढ़ गया कि समय कम गया? यहाँ पर समय कितना लिए 2, यहाँ पर समय कितना हो गया 4। अब बताइए इसका मान क्या आएगा? तो x का मान क्या आया? पहले x के मान क्या आया था, अब क्या आ गया? क्या हुआ? बल घट गया कि कम गया? x का मान घटा के बढ़ा? x का मान घटा कब? समय का मान बढ़ जाएगा। तो समय के मान अधिक हो जाने से बल का मान कम जाता है। तो हम लोग यहाँ से बल का मान निकालेंगे, बटा के नीचे समय है, संवेग परिवर्तन में समय से भाग दे रहे हैं। यदि समय का मान अधिक होगा तो क्या होगा? बल का मान कमेगा। अब हम लोग क्रिकेट खिलाड़ी वाला बात को समझिए। गेंद को जब पकड़ता है खिलाड़ी, तब पकड़ते समय अपनी हाथ को पीछे की ओर इसीलिए खींचता है कि वह चाहता है कि हम समय को अधिक लमरा दे, समय को बढ़ा दे। अब गेंद आएगा और उसको ऐसे पकड़ के हाथ से ऐसे पकड़ने जाएगा, मतलब जल्दी से झटका से पकड़ ले, तो उतने झटका से गेंद ए में चोट लगा करके संवेग दे करके एक हाथ से कूद जाएगा, हाथ में नहीं पकड़ाएगा। और उसको पकड़ने के लिए क्या करता है? उसको बल का मान कम करने के लिए वो क्या करता है? हाथ को पीछे की तरफ खींचता है, उससे पकड़ने का समय अंतराल बढ़ जाता है। हाथ पीछे खींचने से क्या होता है? पकड़ने का, गेंद को पकड़ने का समय अंतराल बढ़ गया, और जब समय अंतराल बढ़ गया तब बल का मान कम गया, तो हाथ में चोट कम लगेगा। और जल्दी से पकड़ना चाहेगा तो क्या करेगा? समय का मान बढ़ाना होगा। गेंद आ रहा है, अब उसको पीछे न करके झटके देकर कैसे पकड़ने की कोशिश करेगा, आगे ले जाएगा, तो समय कम करेगा, तो बल का मान अधिक हो जाएगा। अब बल का मान अधिक होगा तो खटाक सीना लगेगा, उंगली टूटने की संभावना रहेगा। तो आप यहाँ से क्या समझे? समय के मान कम होने से बल का मान अधिक होता है, और समय का मान अधिक होने से बल का मान कम होगा। तो यहाँ से दूसरा गति नियम में क्या बताया गया? दूसरा गति नियम में बताया गया कि संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है और उसकी दिशा बल की दिशा में होती है। अब समझिए हम लोग क्या चीज़, गति का क्या प्रभाव पड़ता है। तीसरा नियम से उन्होंने गति के प्रभाव को देखा। तीसरे नियम में न्यूटन साहब क्या बताए कि जितना गति से हम किसी वस्तु को मारेंगे और उसमें जितना चोट उत्पन्न होगा उतना ही चोट इस हाथ में भी होगा। मतलब क्या बताए कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत और बराबर, दो बातें, प्रत्येक क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया बल भी कार्य करता है। बल का और गति का दोनों का प्रभाव, दोनों के प्रभाव को, दोनों नियम को, दोनों गति नियम को उन्होंने तीसरा गति नियम में सम्मिलित रूप से बताए, निष्कर्ष निकाल के बताए कि जितना के गति से हम किसी वस्तु में मारेंगे और उसमें जितना संवेग उत्पन्न होगा, जितना चोट उसमें होगा उतना ही चोट हमारे हाथों में होगा। और इस तरह से उन्होंने परिभाषित किए तीसरे गति नियम को कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया बल कार्य करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि मारे तो केवल इस बोर्ड में मारे तो बोर्ड को ही चोट लगा, जितना चोट बोर्ड को लगा उतना चोट हाथ में लगा। तो क्रिया हुआ यहाँ बोर्ड पर भी और क्रिया हुआ यहाँ भी, तो क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया बल लगा, लेकिन कितना बल लगेगा? जितना इसको लगेगा उतना ही बल हाथ में भी लगेगा। तो प्रत्येक क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया बल कार्य करता है। यह बात को उन्होंने अपने तीसरे गति नियम में बताया। तो हम लोग अभी क्या देख लिए? न्यूटन के पहला गति नियम, दूसरा गति नियम और तीसरे गति नियम को अच्छी तरह से समझ लिए। अब थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या कि परीक्षा में एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन पूछता है। आपको दे देगा एक घटनाएं और कहेगा कि न्यूटन के किस गति नियम से संबंधित है, आपको चुनना पड़ेगा। तो तीनों गति नियम के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। न्यूटन का गति नियम आज की क्लास में खत्म हो जाएगा। देखिए न्यूटन का पहला गति नियम का अब हम लोग क्या देख लेते हैं, थोड़ा सा उदाहरण। पहले एक दो नोट के रूप में देख लेते हैं। एक बात क्या कि न्यूटन के पहला गति नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है और गैलीलियो का नियम भी। इससे और दो क्वेश्चन बनता है कि न्यूटन के किस नियम को गैलीलियो का नियम कहा जाता है। प्रथम गति नियम को,
न्यूटन के किस नियम गति नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है? तो न्यूटन के प्रथम गति नियम को, न्यूटन के प्रथम गति नियम को जड़त्व का नियम और गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। इस नियम से बल की परिभाषा मिलता है। यह क्वेश्चन पूछा गया है, न्यूटन के किस गति नियम से बल की परिभाषा मिलती है? न्यूटन के पहले गति नियम से। अब उदाहरण में क्या क्या देख लेते हैं। रुकी हुई गाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री का पीछे की ओर झुक जाना, जड़त्व के कारण पर हम लोग। तथा चलती हुई गाड़ी के अचानक ब्रेक लगाने पर उसमें बैठे यात्री का, चलती हुई गाड़ी को ब्रेक लगाएंगे तो किधर झुकेगा व्यक्ति? आगे की तरफ, तो उसे आगे की ओर झुक जाना। अगला उदाहरण है क्या? कंबल को डंडे से पीटने पर उसमें उपस्थित धूलकण का नीचे गिरना। देखिए कंबल में बहुत सारा धूलकण रहता है, या फिर घर में पाँव पोंछना होता है, देखते हैं बहुत घर के गेट पर लगा हुआ रहता है, लोग आदमी आता जाता है तो पैर को या चप्पल को पहले उसी में रगड़ के तब आगे जाता है, तो उसमें बहुत सारा मिट्टी का कण, छोटा छोटा कण आ जाता है, उसमें फसल रहता है। अब उसमें से क्या किया जाता है? झाड़ा जाता है, तो उसे लेकर के उसे क्या किया जाता है? डंडा से पीटा जाता है। जब डंडा से पीटा जाएगा तो उसमें से क्या होगा? धूलकण बाहर निकलेगा। कंबल में वही बात, कंबल में बहुत सारे धूलकण प्रवेश करके उसमें विराम अवस्था में रहता है। जब उसे डंडा से पीटा जाता है तो वह क्या होता है? अपनी अवस्था में परिवर्तन करके वह नीचे की तरफ गिरता है। तो कंबल को या पाँव पोंछना को डंडा से पीटने पर उसमें से धूलकण का नीचे गिरना किसका उदाहरण है? जड़त्व का, या कह सकते हैं न्यूटन के पहले गति नियम का। अब है पौधे की टहनियों, सेम बात, वही बात आ गया। पौधे की टहनियों को हिलाने से उसमें लगे फल और फूल का नीचे की तरफ गिरना, यह भी जड़त्व और न्यूटन के पहला गति नियम का उदाहरण है। हथौड़े को हत्थे से कसने के लिए उसे क्या किया जाता है? जमीन पर पीटा जाता है। जब हथौड़ा देखे ना कांटी ठुकने वाला ढीला हो जाता है तो क्या किया जाता है? उसे उलट करके जमीन पर या कोई ईंट पर मारा जाता है ताकि वह उसमें कसा जाए। यह सब न्यूटन के पहले गति नियम का उदाहरण। अब दूसरे गति नियम के उदाहरण में हम लोग देखते हैं क्या, यहाँ से एक नोट याद रखना है कि न्यूटन के दूसरे गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, F बराबर ma। व्यंजक प्राप्त होता है दूसरे गति नियम से और परिभाषा प्राप्त होता है पहले गति नियम से। उदाहरण में क्या है? क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा कैच पकड़ते समय हाथ को पीछे की ओर खींचना, किसका उदाहरण? न्यूटन के दूसरे गति नियम का। कराटे खिलाड़ी द्वारा हाथ के प्रहार से क्या है? ईंटों को तोड़ना। ईंटों को तोड़ने के लिए भी वही बातें होती है। कराटा खिलाड़ी क्या करता है? ईंट पर ही नहीं कि ऐसे आराम से ले जा करके उतने ताकत लगा के मारता है। क्या करता है? यहाँ से ले करके क्या झटका से मारेगा, तुरंत टूट जाएगा। मतलब बल अधिक लगेगा तब तो ईंटा टूटेगा। तब बल अधिक लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? समय कम करना पड़ेगा, तो उसे तेजी में झटका से मारना पड़ेगा। अच्छा, आप लोग कितने बार देखे होंगे बाजार वगैरह में या घर में भी, कभी किसी व्यक्ति को मजबूत रस्सी दे दिया जाता है तोड़ने के लिए, अब वह पकड़ के पूरा जोर से ऐसे खींच रहा है, टूटेगा? नहीं टूटेगा। काहे? कि वह बल लगाता है लेकिन धीरे धीरे, समय अधिक ले लेता है बल लगाने में। वही रस्सी को तोड़ने के लिए क्या किया जाता है? एक बार हाथ में लपेटा, एक बार हाथ में लपेटा, दोनों हाथ में लगा करके लपेट के अब बहुत ही कम समय में, सेकेंडों के सेकेंड में एक बार झटका मारता है, टूट जाता है। समय कम दिया, बल अधिक लगा। बल अधिक लगेगा कब? जब समय कम देगा तब। झटका से मारेगा, कम समय में उसे एक बार में तोड़ देगा। और नहीं तो ऐसे लमरा करके खींचते रहे, हाथ कट जाएगा रस्सी से, लेकिन हाँ वह रस्सी नहीं टूटेगा। का है? समय अधिक हो जाता है। तो कराटे खिलाड़ी द्वारा हाथ के प्रहार से ईंटों को तोड़ना किसका उदाहरण हो गया? न्यूटन के दूसरे गति नियम का। किसी भी मजबूत वस्तु को तोड़ना या फोड़ना, वही बात हो गया, रस्सी को तोड़ना। न्यूटन का दूसरा गति नियम, संवेग काम करेगा, संवेग काम करेगा तभी वह टूटेगा, नहीं तो नहीं टूटेगा। या किसी मजबूत वस्तु को फोड़ना, सुनिए पूजा का त्यौहार होता है, उसमें महिलाएं सब क्या करती है? पूजा करने के लिए जब जाती है तो वो नारियल खरीदेगी फोड़ने के लिए। और ऐसा वो लोग कहती है कि यदि एक बार में नारियल फूट गया तो शुभ माना जाता है, एक बार में नहीं फूटा तो वो अच्छा बात नहीं हुआ, शुभ नहीं हुआ। नारियल को एक बार में फोड़ना, तो बहुत क्या करेगी? ऐसे लेकर के ईंटा पर ले जा करके बल लगाएगी, आराम से ले जाकर के ईंटा पर बल लगाएगी, वैसे नहीं फूटेगा। नारियल फोड़ने का ट्रिक होता है। न्यूटन का दूसरा गति नियम वहाँ पर जो जानेगा वो एक बार में कितना भी ठोस नारियल रहेगा फोड़ देगा। उसको फोड़ने के लिए बहुत कम समय लेना चाहिए, कितना भी ठोस उसके बाहरी ढांचा क्यों ना हो, लेकिन बहुत ही कम समय में वह जल्दी से फूटेगा। क्या? उसे ऐसे पकड़िए, झटका से एक बार में मार दीजिए, सेकेंडों से कम सेकेंड में। सेकेंड का 10वां भाग जो होगा
उतने समय में उसको पकड़ के एक बार झटका से मारिए, नारियल क्या हो जाएगा, फूट जाएगा, एक ही बार में फूटेगा। कैसे, समय कम लगेगा, बल अधिक हो जाएगा। समय का मान कम होगा, बल का मान अधिक होगा, बल अधिक लगेगा, नारियल एक बार में फूटेगा। तो किसी वस्तु मजबूत वस्तु को तोड़ने में या फोड़ने में कौन सा नियम काम करेगा, न्यूटन का दूसरा गति नियम। क्या है, गाड़ी में लगे स्प्रिंग का कार्य करना। गाड़ी में जो स्प्रिंग रहता है ना, वो अभी काम करता है, यह भी बहुत कम समय लेता है। नहीं तो कभी हचका में देखते हैं कि गाड़ी बहुत उछाल मारता है, वह स्प्रिंग जो काम करता है उसको संतुलन बनाने में, वह न्यूटन के दूसरे गति नियम पर भी आधारित है। यह भी तो हम लोग इतना देख लिए दूसरे गति नियम का उदाहरण। तीसरे गति नियम के उदाहरण में, तीसरा गति नियम क्या था वो हम लोग जाने, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया बल भी कार्य करता है और बराबर। तो देखिए, बंदूक से गोली चलाने पर बंदूक का पीछे की ओर झटका मारना। यदि बंदूक से गोली चलाया जाता है तो जितना तेजी से, जितना बल से गोली बंदूक से बाहर निकलता है, उतना ही बल से बंदूक झटका पीछे की तरफ मारता है। तो क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया बल कार्य करता है। यह तीसरा गति नियम का उदाहरण हो गया। आगे है क्या, नाव से किनारे में कूदने पर नाव का पीछे की ओर हट जाना, न्यूटन का तीसरा गति नियम। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख लिए, न्यूटन के गति नियम को देख लिए और उसके उदाहरण को देख लिए। आज की क्लास खत्म। अब आगे कल की क्लास में क्या